हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर। कैसे हो आप सब? आज हमारा फर्स्ट क्लास है, दैट इज डेमो क्लास, और इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च पेपर राइटिंग। सो दिस इज द पर्सनलाइज कोर्स जिसके अंदर आपको रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है, क्वालिटेटिव वो सारा कुछ सिखाया जाएगा। तो ये पर्टिकुलर कोर्स आपको बेसिकली टू कोर्सेज में अवेलेबल होगा। एक तो रिसर्च मेंटरशिप कोर्स है, क्योंकि ये ऑल इन वन कोर्स है। इसके अंदर आपको रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च पेपर, इंपेरिकल पेपर, मतलब रिसर्च पेपर हमने लिख दिया, यानी कि क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ऑल टाइप ऑफ रिसर्च पेपर्स लिखने सिखाए जाते हैं। और अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो थीसिस को लिखने के लिए भी बच्चे काफ़ी गाइडेंस लेते हैं मेरे से, तो वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाएंगी। एंड इंटरव्यू गाइडेंस, अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है या फिर पीएचडी का इंटरव्यू है, ठीक है, तो मतलब दिस इज द फुल फ्लेज कि रिसर्च का कोई भी कोर्स आएगा वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, रिसर्च सिनॉप्सिस या रिसर्च पेपर राइटिंग। ठीक है जी। एंड अगर आपको लगता है कि आप पूरा रिसर्च मेंटरशिप कोर्स नहीं ले सकते, तो फिर आप ओनली रिसर्च पेपर कोर्स ले सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा क्या होता है ना, सारे रिसर्च पेपर को अलग अलग लेने में महंगा पड़ सकता है। बट हाँ, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंट है कि मुझे तो बस क्वालिटेटिव रिसर्च पेपर ही लिखना है, या फिर मैं पहले ये लिख लूँ बाद में दूसरी कोई और लिख लूँ, है ना, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। यू कैन टेक इंडिविजुअली ओनली क्वालिटेटिव रिसर्च पेपर कोर्स ऑल्सो। जो ऑलरेडी रिसर्च मेंटरशिप में है या इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर है, तो उनको तो डेफिनेटली मिलेगा ही ड्यूरिंग योर क्लास सब्सक्रिप्शन जी। अगर आपको प्रियंका एक्सटेंड कराना है तो ये नंबर आपको पता है, ऊपर लिखा हुआ है 84489। किसी को भी कोई भी क्वेरी है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 19905। तो गुरदीप सर विल हेल्प यू। अब हम डिस्कस करते हैं। आर यू रेडी फॉर द अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि ना थ्योरी बिल्डिंग सबके बस की बात नहीं है, ये आपको बताना चाहिए। अच्छा, एनी थ्योरी फ्रॉम योर सब्जेक्ट, किसी को कोई भी थ्योरी याद हो आपके सब्जेक्ट्स में से, ये एक ना कला है, आर्ट है। ऐसे कोई भी बंदा थ्योरी नहीं लिख सकता। इस हाँ, लेकिन हाँ, अगर आप फॉलो करोगे, समझोगे, मैं सिखाऊंगी और उसमें एफर्ट्स लगाओगे तो डेफिनेटली आप भी लिख सकते हो। ठीक है, कोर्स का मतलब ये है कि आप लिख सकते हो। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें थ्योरी ना होती हो। ठीक है, तो दिस इज द आर्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, जो कि मेरे से 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू कवर कर पाओगे। तो इस वर्कशॉप में हम लोग कवर करेंगे थ्योरी बिल्डिंग, यानी कि जिससे आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, थ्योरीज दे सकते हो, स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल फाउंडेशन आपकी क्रिएट हो सकती है। अच्छा, किसी बच्चे को याद आ रहा है अफेक्ट थ्योरी, ट्रॉमा थ्योरी, सेल्फ कॉन्ग्रुएटिव थ्योरी, थ्योरी ऑफ डिमांड, ओके, लॉ ऑफ डिमांड थ्योरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। दीज आर थ्योरीज। ऐसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं भाई जिसमें थ्योरी ना हो, है ना। तो इसका मतलब कि थ्योरी दी गई है और थ्योरी दी जा सकती है। अब चक्कर क्या होता है ना, हमारे इंडिया में इतना मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, ये सारे ऑथर ज्यादातर फॉरेनर क्यों है? क्योंकि उन लोगों को थ्योरी डेवलपमेंट सिखाया जाता है ना, करवाया जाता है। ये हम इंडियंस भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आज सुबह ही मैंने एचआरडी मैट्रिक्स टीवी राव जी का दिया था। इवन इंडियन पर्सन, गिने चुने नाम मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी दे सकते हैं, है ना। और अच्छी जगह पब्लिश हो जाए तो फिर क्या पता कल को आप लोगों की भी थ्योरी किसी पर्टिकुलर एकेडमिक स्टडीज में देखने को मिले। बस यही है कि आता नहीं है, या फिर आता है तो वो चीज करने का जज्बा नहीं दिखा रहे, या हमारी राइटिंग स्किल या लैंग्वेज उतनी प्रोफिशिएंट नहीं है। ये सारी चीजों को अगर हम कवर अप कर पाए और कर सके तो भाई हम भी थ्योरी दे सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स के बाद आप क्या कर पाएंगे? आपका फर्स्ट, देखो, सिंपल बात है कि ये सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए, नो मैटर वट एवर योर फुल डेज, एंड इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपको सपोर्ट मिलेगा। कोई दिक्कत है? क्योंकि ये 1-to-1 है, दिस इज पर्सनलाइज। आप नाम समझ सकते हैं, पर्सनलाइज का मतलब कि अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल करते हैं और फिर मैं आपको हेल्प करती हूँ। ठीक है, तो इस वजह से आपका टाइटल चूज करने में मैं आपकी हेल्प करूंगी, इसको लिखने, स्ट्रक्चर करने, फाइनलाइज करने में मैं आपको गाइड करूंगी। लिखोगे आप ही, बट मैं आपको समझाऊंगी कि आप ऐसे कर लो, ये कर लो। फाइंड रिसर्च जर्नल कि भाई कहाँ पे ऐसे वाले थ्योरी पेपर पब्लिश होते हैं सक्सेसफुली। अच्छा, तो एक चीज तो हमने डिस्कस कर ली थी कि थ्योरी बिल्डिंग,
दूसरा हम केस स्टडी बेस्ड रिसर्च पेपर भी लिखेंगे। अच्छा, केस स्टडी वाला जो होता है ना, ये दो चीजें होती है, एक तो होता है बस केस स्टडी, बट उसकी ऑफकोर्स वैल्यू उतनी नहीं है। लेकिन एक होता है केस स्टडी बेस्ड रिसर्च आर्टिकल, उसकी वैल्यू है। वो रिसर्च पेपर रिसर्च आर्टिकल में कंसिडर होता है। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पर सिखाऊंगी वो प्रॉपर रिसर्च आर्टिकल सिखाऊंगी, जिसको आप आगे जाके पब्लिश करा सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल कैसे लिखते हैं, कैसे पब्लिश कराते हैं, ये सब। फिर क्योंकि हमारा मेन पर्पस रिसर्च पेपर रिसर्च आर्टिकल लिखना है। रिसर्च पेपर कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट किए जाते हैं, रिसर्च आर्टिकल रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश होते हैं। तो ऑफ कोर्स आप इससे सीख के रिसर्च पेपर आर्टिकल्स बना सकते हो। ठीक है, मतलब जो सबसे ऊपर होता है। देन फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च वो होती है जिससे आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन से इन डेप्थ एनालिसिस करते हो और फिर फिनोमिना बेस्ड रिसर्च लिखते हो। ठीक है, यस, फिनोमेनोलॉजिकल। अच्छा, काफी बार बल्कि जब मैं आपकी स्टेज में थी तब मैं भी सोच रही थी पता नहीं क्या चीज होती है लेकिन अब धीरे धीरे हमने भी सीख लिया है और आपको भी सिखाएंगे। ठीक है, तो फिनोमिनोलॉजिकल मीन्स वी अंडरस्टैंड द थिंकिंग ऑफ एक्सपर्ट, और उसके बेसिस पे उनको इकट्ठा करके हम एक पर्टिकुलर रिसर्च पेपर लिख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपर्ट थिंकिंग का यूज किया जाता है फिनोमिनोलॉजिकल। ऐसा एक्सपर्ट हो सकता है कि वो प्रैक्टिकली उस पर्टिकुलर एरिया में वर्क कर रहे हो, या फिर वो उस पर्टिकुलर एरिया के धनी है, मतलब बेस्ट है। ठीक है, वो ओके। आप क्वेरी प्लीज लास्ट में पूछेगा ताकि मेरा फ्लो यहाँ पर बना रहे। ठीक है, दूसरी एक्स्ट्रा क्वेरीज, अगर आपकी क्वेरी इस क्वालिटेटिव रिसर्च पेपर से है तो प्लीज अभी पूछिए। सो ये आपको समझ में आ गया कि चूजिंग परफेक्ट टाइटल लिखना, रिसर्च में कैसे पब्लिश कराना है, उसके लिए आपके साथ हूँ। नाउ इस पर्टिकुलर की हाईलाइट क्या है कोर्स की, वो ये कि ये सभी सब्जेक्ट के स्कॉलर्स स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो या कर रहे हो, इवन देन यू कैन राइट एंड पब्लिश। ठीक है, अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले चुके हो तब भी पब्लिश कर सकते हो, पीएचडी कर चुके हो तब भी, मतलब एवरी स्टेज, इट इज फॉर एवरी स्टेज। एसेंशियल रिसर्च टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, इसके लिए जो रिक्वायर्ड होंगे वो सारी चीजें भी यहाँ पर सिखाई जाएंगी। ठीक है, नाउ हाउ टू स्टार्ट। अगर आप अभी साथ साथ चल रहे हो तो राइट नाउ मेरी जो क्लास है वो ट्यूसडे 3 बजे होगी। ठीक है, और क्योंकि अभी आज डेमो क्लास है, अगले नेक्स्ट वीक से यानी कि इसकी प्रॉपर फर्स्ट क्लास पेड क्लास में 30 सितंबर को होने वाली है, अगले हफ्ते, है ना, मंगलवार, ट्यूसडे। इन केस अगर आप लाइव नहीं ज्वाइन कर पाते हो सकता है आपको इस कोर्स के बारे में बाद में पता चला है, तो बिल्कुल डोंट वरी एट ऑल, मैं इस पर्टिकुलर ऐप में एक्टिव हूँ। ठीक है, तो आपको तब क्या करना है, पहली वीडियो देखनी होगी जैसे कि यही वाली डेमो वीडियो, एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि मैंने आज आपको असाइनमेंट देना है। आर यू रेडी फॉर द असाइनमेंट एज वेल? ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखोगे, समझोगे, फिर फिल आउट द कॉन्टैक्ट फॉर्म। नव क्लासेस ऐप के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है हर एक कोर्स के अंदर। लाइक जब आप स्टार्ट लर्निंग में क्लिक करोगे, अगर आप कोर्स परचेज कर चुके हो, ठीक है, उसके बाद कंटेंट के साथ लाइव क्लास के साथ नोटिस बोर्ड का टैब है, उसके ऊपर सबसे ऊपर लिंक है कॉन्टैक्ट फॉर्म का, आप उसको भरते हैं। देन फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। ठीक है, जनरली 48 आवर्स के आसपास कॉल करती हूँ ताकि आपका जो क्वेरी है उसको 1-to-1 पर्सनलाइज डिस्कस कर सकूँ, समझा सकूँ। तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिसर्च मेंटरशिप कोर्स एंड ओनली क्वालिटेटिव रिसर्च पेपर वाले कोर्स दोनों में अवेलेबल होगा। ठीक है, और सभी में है। सो नवदीप, मैं विल पर्सनली गाइड यू। ठीक है, ताकि आप सीख सको, चाहे वो टाइटल डिस्कस करने की बात हो, चाहे किसी भी स्टेज की बात हो। तो इसी तरीके से आप अपना रिसर्च का जो सपना है वो साकार बना सकते हैं नव क्लासेस के साथ। ठीक है, क्या ये बातें सबको समझ में आ गई है? ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग प्रॉपरली। अभी मैंने इस कोर्स के में अंदर क्या मिलेगा, मतलब इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में हम क्या करने वाले ये बता दिया। हाँ, वर्कशॉप से याद आया, इसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, तो जब आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसके 30 डेज के अंदर आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है नव क्लासेस की तरफ से, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कई बार पहले सर्टिफिकेट चाहिए होता है, क्योंकि वो पीएचडी के जो 6 मंथ का आरएसी होती है उसमें भी वो दिखाना चाहते हैं, दिखा सकते हो, काफी बच्चे दिखाते हैं। ठीक है, या कहीं पे प्रेजेंट करा जाती है। देखो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स मीनिंग। इसका मतलब ये है कि यू हैव अटेंडेड द क्लास एंड यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ दिस थिंग्स। और क्योंकि इसको वर्कशॉप बोलते हैं, मैंने इस कोर्स का नाम ही वर्कशॉप रखा है ना, तो वर्कशॉप शब्द का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है
कि जहाँ पे आप खुद भी वर्क करोगे, यानी कि मैं आपको सिखाऊंगी और आप मेरे असाइनमेंट्स जब बनाओगे, इसकी वजह से आपको हैंड्स ऑन लर्निंग मिलेगी, यानी कि आपका दिमाग भी चल रहा है, आप भी उसमें असाइनमेंट्स कर रहे हो, आप भी उसमें सबमिशंस कर रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं जी। ओके, वेरी गुड। हाँ, शो कर सकते हैं बिल्कुल, आरएससी में भी। चलिए फिर अब यहाँ पे आगे समझते हैं। नाउ कम एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज थ्योरी। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं, चालू करने वाले हैं कि थ्योरी होता क्या है। ठीक है, सो थ्योरी का एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम देखें तो अ प्लान और स्कीम existing in mind only but based on principles verifiable by experiment और observation। तभी आपने नोटिस किया होगा कि फंडामेंटल रिसर्च या किसी भी थ्योरी बेस्ड क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो स्टडी दी जाती है उसके ऊपर फर्दर एम्पेरिकली भी उसको टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसको देखा जा सकता है कि क्या वाकई में हमारी लाइफ में ये सब चीजें काम कर रही हैं। तो मतलब उसको ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उसको थ्योरी बोलते हैं। अभी किसी ने ट्रॉमा थ्योरी दी थी, बताया था। तो अगर मैं ट्रॉमा थ्योरी की बात करूं या फेमिनिज्म थ्योरी की बात करूं, सो दीज आर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ऐसा लगता है बिल्कुल ही थ्योरेटिकल होगा, इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको रियल लाइफ में, सोशल लाइफ में भी चेक किया जा सकता है कि वाकई में क्या लोगों को इस तरीके के ट्रॉमास के थ्रू गो थ्रू होना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी रियलिटीज को दिखाता है, ये उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। किसी ने ट्रॉमा थ्योरी इज रेडी टू द इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, फेमिनिज्म वगैरह उससे रिलेटेड है। इस तरीके से चलो, सभी के सब्जेक्ट में एक थ्योरी होती है जिसका नाम है बेसिकली मास्लो नीड हायरार्की। मास्लो नीड हायरार्की को हम खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन वगैरह के थ्रू या किसी भी तरीके से हम उसको वेरीफाई फर्दर क्या कर सकते हैं आगे जाके। तो वो एक थ्योरी बेस स्ट्रांग है, अच्छी है फिर इसका मतलब। ठीक है, सो गाइज अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ इसको बहुत ही ध्यान से समझना, और फिर इन सब के बाद आपको रिसर्च आर्टिकल्स भी दिखाऊंगी मैं। ठीक है, तो मतलब ये फुल फ्लैज अच्छी खासी क्लास है आज, और ये असाइनमेंट आपका इसी से होगा जो मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। क्राइटेरिया फॉर थ्योरी इवेल्युएशन, ये आपका आज का असाइनमेंट होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से समझना ताकि आप मुझे असाइनमेंट सबमिट कर सको। आप ही के कोर्स में टेस्ट आएगा, सब्जेक्टिव टेस्ट, जिसमें फिर आप ये असाइनमेंट अपनी नोटबुक में बना के मेरे को अपलोड कर दोगे, फोटो खींच के, जैसे सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं करते हो। ठीक है, और फिर मैं उसको चेक करूंगी। तो जब भी आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं और इसकी फर्स्ट क्लास देख लेते हैं, योर टास्क इज कि 2 to 3 days के अंदर इसका असाइनमेंट सबमिट कर दें, ये वाला। ठीक है, इफ यू वांट टू गो थ्रू द दिस थ्योरी बिल्डिंग कोर्स। चलिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी मतलब ये क्या चीज है। ये चीज है कि भाई कैसे पता चलेगा कि हमारा जो रिसर्च है, थ्योरी है, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, क्या आपकी थ्योरी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देती है। सबसे पहले दिस क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स। यस, क्या बेसिकली वो थ्योरी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देती है। जो भी थ्योरी के नाम ले रहे हो, चाहे मैं मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी दे दूं, क्या इसमें सही से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये हमें पढ़ना है पहले। कंसेप्ट, assumptions, proposition must be clearly defined and unambiguous। एग्जाम्पल के लिए प्याजे की थ्योरी भी आपको पता होगा, वो भी कॉमन है सबके लिए, एसपीसीएफ वाली पेपर 1 के अंदर आती है। तो क्या उसका कंसेप्ट क्लियर है कि ये थ्योरी, व्हाट इज द थ्योरी, व्हाई दिस थ्योरी इज गिवन एंड वेयर इट इज एप्लीकेबल, यस और नो। अगर यस तो ठीक है, ये एक क्राइटेरिया फुलफिल करती है, दिस थ्योरी इज गुड इनफ। अब आपका पहले मैं असाइनमेंट ही दिखा दूं, उसके हिसाब से भी आप इस चीज को समझने में हेल्पफुल होगा कि मैं एक्चुअली पढ़ा क्या रही हूँ। ठीक है, असाइनमेंट हिंदी में भी मैंने दे रखा है, ये आपके कोर्स के अंदर पीडीएफ डाल दूंगी। ठीक है, अनलॉक भी कर दूंगी इसको। चलो वेट, ये सारा कुछ बढ़ाने वाली हूँ मैं आपको। आपका असाइनमेंट होने वाला है ये, जो आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये आपका असाइनमेंट होने वाला है, आप इसी हिसाब से अपने दिमाग में सोचना शुरू कर दो। प्रोवाइड एग्जाम्पल वेल नोन थ्योरी फ्रॉम योर फील्ड, जो मैंने आपसे आज का पहला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, आपको कोई थ्योरी पता है आपके एरिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो उस थ्योरी का नाम यहाँ पे लिस्ट कर देना। ठीक है, एक पेपर लेना, उसके ऊपर लिखना, एक्सप्लेन सिंपल टर्म की वो थ्योरी क्या कहती है। एक थ्योरी है, 2 थ्योरी, 3 थ्योरी है, ये आपके ऊपर है, चाहे आप एक ही थ्योरी एक्सप्लेन करो।
कि भाई वो थ्योरी क्या कहती है, आपको क्या समझ में आया उस थ्योरी से। देन डिस्कस की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज, कि वो थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएबल है, और एक्चुअली वो कैरेक्टरिस्टिक्स इस बेसिस पे, ठीक है, कि आपकी थ्योरी क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रही है, आपको लगता है यस तो यस लिख दीजिए, और आप अगर ये बताना चाहते हैं कि क्यों लगता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रही है तो उसके बारे में इसके आगे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज है। अब आपको असाइनमेंट समझ आ गया। अब इसी नजरिए से मैं आपको ये समझा रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से पढ़े समझे। जी, नाउ अंडरस्टूड कि व्हाट द थ्योरी इज टेलिंग, उसके अंदर क्या है और वो किस पर्पस के लिए यूज होती है, ठीक है। ये है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, उसका कंसेप्ट क्लियर है, ये थ्योरी क्लियर है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेनेटरी पावर, कि क्या वो थ्योरी आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रही है चीजें। जैसे गुड थ्योरी मस्ट एडिक्वेटली एक्सप्लेन फिनोमिना इट एड्रेस। व्हाट इज द फिनोमिना, एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो कोई भी ले सकते हो, मैंने बोल दिया ना, आपका अपने सब्जेक्ट में से किसी कहीं से भी कोई भी लो। आई जस्ट वांट टू सी कि आपको क्या समझ में आया, कुछ भी। सो गुड थ्योरी मस्ट बी एडिक्वेटली एक्सप्लेन फिनोमिना इट एड्रेस। अच्छी थ्योरी वो होनी होगी जो कि उसका फिनोमिना मतलब वो समझा सकती है, उस पर्टिकुलर का एक्सपर्ट क्या कहना चाहता है वो एक्सप्लेन कर पा रही है। जैसे एक हस्बैंड की टू फैक्टर थ्योरी होती है, वो एक्सप्लेन कर पा रही है जॉब के सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन के बारे में, ठीक है। तो आपकी थ्योरी क्या बता रही है, जैसे कि अगर मैं मास्लो के नीड हायरार्की की बात करूं तो ये थ्योरी बता रही है कि मोटिवेशनल ड्राइव्स ऑफ द पर्सन, कि उसको बेसिक से हायर लेवल पे कौन कौन सी मोटिवेशनल ड्राइव आती है। तो अगर आपको समझ में आता है कि हाँ वो थ्योरी बिल्कुल क्लियर है, सही से सारी चीजें एक्सप्लेन कर पा रही है, देन आप उस कॉलम में फिर यस लिख सकते हो। हम तो टेस्ट कर रहे हैं कि वो थ्योरी अच्छी है कि नहीं, मैं ये चेक कर रही हूँ। आप एक और काम कर सकते हो, अगर आपको एग्जैक्टली सिर्फ थ्योरी डायरेक्टली नहीं लेनी, तो जैसे मास्लो नीड हायरार्की, गूगल स्कॉलर पे जाओ, मास्लो नीड हायरार्की के ऊपर रिसर्च पेपर ढूंढो, तो फिर देखो कि उस मास्लो नीड हायरार्की के ऊपर रिसर्च पेपर जो लिखा गया उसके अंदर उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं, एक्सप्लेनेशन उसकी सही दे रखी है कि नहीं, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। जी, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, दैट इज फॉल्सिबिलिटी। ये बहुत बड़ी चीज है, ये तो दो चीजें सिंपल ही थी। फॉल्सिबिलिटी का मतलब द थ्योरी शुड बी फ्रेम्ड इन सच अ वे अलाउ फॉर डिसकन्फर्मेशन थ्रू एम्पेरिकल एविडेंस। मतलब कि क्या हम उस थ्योरी को फॉल्सिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फ्रूड का साइको एनालिसिस इज क्रिटिसाइज फॉर वीक पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर एक एग्जांपल दे, आपको याद होगा साइमन फ्रूड का साइको एनालिसिस, याद है, उसको हम फॉल्सिबेबल नहीं करवा पाएंगे बिकॉज वो ये कह रहा है कि आपके एज ग्रुप के हिसाब से आप ईगो, सुपर ईगो, है ना, इद ईगो सुपर ईगो कर रहे हो, तो उसको हमें थोड़ा सा इतना जल्दी सही तरीके से फॉल्सिफाई नहीं कर पाते। लेकिन न्यूटन के लॉ को फॉल्सिफाई कर सकते हैं, जैसे रिलेटिविटी के बेस पे। भाई जैसे न्यूटन का जो लॉ है वो रिलेटिविज्म है, मतलब अगर वो अर्थ पे करोगे तो लगेगा, एरोप्लेन पे नहीं लगेगा, क्यों नहीं लग रहा, उसका डिफरेंट फोर्सेज है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में क्यों नहीं लग रहा। तो क्या हम उसको फॉल्सिफाई भी कर सकते हैं, क्या उसको चेक करके हाँ या ना भी बोल सकते हैं उसकी। तो ये होती है पॉसिबिलिटी। तो अच्छी थ्योरी जो होती है ना, उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, कोई इसको नकारात्मक ना कह दे, कोई मना ना कर दे, ऐसा नहीं होता। देखो इसको समझाती हूँ मैं, व्हाट इज पॉसिबिलिटी। अब मैं ये भी नोट्स वोट्स सब लिख कर आई हूँ। थ्योरी इज फॉल्सिएबल इफ, थ्योरी को हम फॉल्स कर सकते हैं अगर वी कैन इमेजिन कि भाई उसको क्या टेस्ट किया जा सकता है, क्या उसका एविडेंस लिया जा सकता है, क्या उसको मैं गलत प्रूफ कर सकती हूँ। ये चीज अगर हम उसको टेस्ट कर सकते हैं देन वो फॉल्सिबल है। इवन फेमिनिज्म थ्योरी को आप टेस्ट कर सकते हो। क्या, ऐसा क्या हुआ कि फेमिनिज्म की फोर्थ वेव चल गई। फेमिनिज्म वन, फेमिनिज्म 2.0, फेमिनिज्म 3.0, फेमिनिज्म 4.0। भाई वन में कुछ कमियां थी, उसको फॉल्सिफाई करके ही तो टू आई है। एबल टू अंडरस्टैंड, यस, उसको डिसअप्रूव करके ही तो फोर्थ वाली वेव आई, जो अब वो कह रही है कि मैन एंड वुमेन को दोनों को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं हम। तो इवन थियोरिटिकल जो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, हर एक चीज को फॉल्सिफाई करने की पॉसिबिलिटी है, दैट इज उसकी नेक्स्ट वेव आई है। जैसे दुरान ने भी अपनी ही थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था एनओआई अप्रोच में। यस,
सो अभी आपको बात समझ में आ गया। गुड थ्योरीज आर दोज थ्योरीज विच कैन बी फॉल्सिफाइबल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैंने मैस्लो नीड हायरार्की का दिया है कि क्या ये फॉल्सिफाइबल, इसको इफ यू वांट टू स्टडी। चलो लीडरशिप थ्योरी को देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फेक्शन को इंप्रूव करता है, ऐसा बोला। क्या हम इसको टेस्ट कर सकते हैं? लाइक इफ वी कलेक्ट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन लीडर का, और उसका एम्प्लॉय क्या डिससेटिस्फाई भी हो सकता है, क्या सेटिस्फाई भी हो सकता है? अगर ये पॉसिबिलिटी है, आप जबरदस्ती उसको ये नहीं कह रहे कि तू भाई सेटिस्फाई कर, तो इसका मतलब कि इट इज फॉल्सिफिएबल। ठीक है, वो अपने लेवल पे ठीक भी है, लेकिन हाँ या ना दोनों ऑप्शंस उसके हो सकते हैं। मास्लो नीड हायरार्की है, वो कहता है कि लोअर लेवल नीड मस्ट सेटिस्फाई द हायर लेवल बिफोर द हायर लेवल नीड। वो कहते हैं कि पहले आपकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होगी, फिर ही जाके रिलेशनशिप वाली नीड पूरी होगी। कितने लोग ऐसे होते हैं जो बिना जॉब के मतलब पहले ही मैरिड है? आप ही में से काफी होंगे। ठीक है, तो ये चीज है, मतलब वी कैन फॉल्सिफाई इट ऑल्सो। ये थ्योरी अपने आप में अच्छी है, लेकिन उसका ये वीक पॉइंट है। इसलिए तो जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो आप नोटिस करेंगे उसके अंदर एक कॉलम ये भी होता है, लिमिटेशन ऑफ द रिसर्च। तो हमारा रिसर्च की क्या कोई लिमिटेशन ऐसी है जिसके ऊपर फ्यूचर रिसर्चर उससे गैप निकाल के और काम कर सकता है? यस, यू आर करेक्ट। सो आई होप बाकी के एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं। अभी वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, फॉल्सिफिएबिलिटी समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट इज पार्सिमनी। पार्सिमनी शब्द का मतलब होता है सिंपल शब्दों में, मतलब संक्षिप्त में मैं ज्यादा बात कह दूं। ऐसा नहीं कि मुझे अपनी थ्योरी बहुत बड़ी रखने की जरूरत है कि इसमें 10 पॉइंट्स होंगे तो ही अच्छी होगी। ठीक है, हाँ, इंडिया में तो ऑलमोस्ट, जापान में पहले करियर देन मैरिज। हाँ, सो अंडरस्टूड। द थ्योरी शुड यूज फ्यूएस्ट एजम्पशन, मतलब थ्योरी में भर भर के इतनी सारी एजम्पशंस होने की जरूरत नहीं है। जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पर्टिकुलर फिनोमिना को या कोई कंसेप्ट को, तो इट शुड बी वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे कि सिंपल मॉडल इकोनॉमिक्स में ओकेजम रेजन ने दिया है, ऐसे ही आप देखो मास्लो हायरार्की में क्या है, 5 पॉइंट है गिनती के, और उन्होंने थ्योरी दे दी है। कुछ थ्योरीज तो ऐसे इसमें सिर्फ 3 ही पॉइंट है, एसपीसीएफ वाले में 4 पॉइंट है। तो पारसी मनी मतलब, और पीछे की जो अजम्पशंस होती है ठीक है, लेकिन वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए कि रियल लाइफ में आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। राइट, तो थ्योरी शुड बी सिंपल, इजी, शॉर्ट, एंड येट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। सिंपल शॉर्ट के बाद भी सब कुछ बताती हूँ। ठीक है, मतलब संक्षिप्त में हम बहुत बड़ी बात करते हैं, इस तरीके से उसको पारसी मनी बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ जी। सो एग्जाम्पल दिया तो मैंने मास्लो नीड हायरार्की, प्याजे की थ्योरी, वो कितनी सिंपल है, लेकिन तब भी वो सारी स्टेजेस को कवर करी है, जीरो से लेकर चाइल्ड, वो क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट चाइल्ड की थ्योरी है, बच्चों की थ्योरी। 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 11 एंड अबव, सारी स्टेजेस को कवर कर रही है चाइल्ड पेडागोजी की। तो मैस्लो नीड हायरार्की है, 5 पॉइंट है गिनती के। वो एक्चुअली हम सबकी मोटिवेशनल हर टाइप की ड्राइव कवर कर रही है, ऐसा कोई है ही नहीं कि जो कवर ना हो रहा उससे पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए फिजियोलॉजिकली रोटी कपड़ा मकान, मतलब इसके अलावा आपको कौन सी नीड याद आती है जो मास्लो ने ना ही दी हो? सब आ रहा है। इट इज कंप्लीट इन इट सेल्फ। राइट, मैं जो सोचूंगी किसी ना किसी हायरार्की में घुस जाएगा वो। पार्सिमोनी छोटा लेकिन फिर भी कंप्लीट। प्रिडिक्टिव पावर, हमारी थ्योरी के अंदर स्ट्रॉन्ग थ्योरी तभी कैन नॉट ओनली एक्सप्लेन अबाउट बट प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम और बिहेवियर ऑल्सो। ऐसी थ्योरी होती है कि सिर्फ एजम्पशंस डाल दी और एक्सप्लेनेशन दे दी, लेकिन वो फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्ट भी कर सकती है। जैसे मास्लो नीड हायरार्की को पढ़ के अलग अलग लोग अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। एजुकेटर ये देख सकता है कि स्टूडेंट को और क्या पढ़ाया जाए, मार्केटिंग वाला बंदा ये देख सकता है कि क्या रचना की क्या कहते हैं, सोशल नीड पूरी नहीं हुई, वैसे इसकी हो गई है। कौन सी नीड? हाँ, सेल्फ एस्टीम रिस्पेक्ट नीड पूरी नहीं हुई। चलो भाई, इसको फिर अब इस तरीके के कोर्सेज सेल करो जिसकी वजह से ये अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने खुद की रिस्पेक्ट को समझ सके। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए सेल्फ एस्टीम सेल्फ रिस्पेक्ट में हो सकता है आप चाहते हो रिसर्च पेपर लिखना, इससे आपको खुद को एस्टीम मिलेगा, अच्छा लगेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फील होगा, तो हम आपको कोर्स सेल कर रहे हैं, आपने एक्चुअली ले लिया ऑलरेडी। ठीक है, आप इसके पार्ट बन गए हो, तो योर नीड गिव मी आइडिया कि हम आपको क्या नया दे सकते हैं एज पर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, हो सकता है ना?
तो यानी कि क्या इससे मैं कुछ प्रिडिक्ट भी कर पा रही हूँ? जैसे थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर प्रिडिक्ट कर रही है कि कंज्यूमर की परचेज इंटेंशन क्या हो सकती है, वो क्या परचेज करेगा। मैम हम अपनी थ्योरी में मैनी एग्जिस्टिंग थ्योरी के बेसिस पे जस्टिफाई कर सकते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जिस पर्टिकुलर चीज की थ्योरी देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे रिलेटेड कोई थ्योरी एग्जिस्ट ना करती हो। आपको पीछे का बेस लिटरेचर रिव्यू करना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट केस पे आते हैं, रेप्लिकेबिलिटी। जब जैसे मैंने एग्जांपल दिए ना, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, ऐसे आप जो थ्योरी पकड़ोगे उसका एग्जांपल दोगे। मैं तो अलग अलग थ्योरी के एग्जांपल दिए, आप ये बताओगे आपके सब्जेक्ट आपने जो थ्योरी चूज करी है उसमें आपको पार्सिमनी दिखाई देती है, यस और नो। नो भी बोल सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो इतनी बड़ी सी थ्योरी दे दी है, assumption भर भर के दे दी है, नहीं अच्छी, लिख देना नो। अंडरस्टूड, दिस इज माय असाइनमेंट। प्रिडिक्टिव पावर, स्ट्रॉन्ग थ्योरी कैन नॉट ओनली एक्सप्लेन बट ऑल्सो प्रिडिक्ट, हो गया। रेप्लिकेबिलिटी, बेस्ट थ्योरी वही होती है, फाइंडिंग डिराइव फ्रॉम द थ्योरी शुड बी रेप्लिकेबल इन डिफरेंट स्टडीज एंड कॉन्टेक्स्ट। अब आपको मास्लो नीड हायरार्की क्यों सबको पता है, क्योंकि यार वो हर सब्जेक्ट में लगती है, हर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है। चाहे मैं मोटिवेशन नीड पकड़ लूँ, चाहे मैं टीचिंग एप्टीट्यूड कर लूँ, चाहे आपका कौन सा सब्जेक्ट में एप्लीकेबल आप देख लो, एजुकेशन, सोशल, रियलिटी, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि हम जो थ्योरी देंगे वो भी हर एक सब्जेक्ट पे लगी है, ऐसा नहीं है। वो तो भाई ये मास्टरपीस है इसलिए लग रही है, मतलब मास्लो ने बहुत अच्छा मास्टरपीस दिया तो एप्लीकेबल हो रही है। बट ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट कहीं तो अप्लाई हो। ऐसा थोड़ी कि थ्योरी बना ली अपनी पॉकेट में रख के रखनी है, उस थ्योरी का लोग यूज करें, उसको अपने रियल लाइफ में टेस्ट करें, राइट। इस टाइप की थ्योरी होनी चाहिए। जैसे सोशल लर्निंग थ्योरी को रेप्लिकेट किया जा सकता है कल्चर में भी, एज ग्रुप्स में भी। आपने देखा हमारे मार्केटिंग में भी है सोशल लर्निंग थ्योरी, अल्बर्ट बंडूरा याद हो तो, टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाई है, कल एचआर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ाई है, राइट। नेक्स्ट इज लॉजिकल कंसिस्टेंसी, मतलब इंटरनल कोहेरेंस विदाउट कॉन्ट्राडिक्शन, कि जो हमारी जो थ्योरी है ना वो लॉजिकल होनी चाहिए, उसके अंदर आप ये नहीं कह रहे कि भाई जैसे मास्लो की नीड है उसके अंदर हम ये नहीं कह रहे ये फिजियोलॉजिकल में भी आता है सोशल में भी आता है, ऐसा तो नहीं है। आप एटलीस्ट अगर अपनी थ्योरी के 3 to 4 पॉइंट दे रहे हो या 5 पॉइंट दे रहे हो तो ईच एंड एवरी इज वेरी क्लियर, और कंसिस्टेंसी भी है कि रेगुलरिटी भी है कि हाँ इसके बाद ये वाला पॉइंट आ रहा है एंड ये इससे अलग क्यों है, ठीक है। एसपीसीएफ कह रहे हो तो उसमें सेंसरी मोटर इज डिफरेंट देन कंक्रीट ऑपरेशनल, राइट। तो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए, ये नहीं चाहिए अच्छा ये तो इधर भी था उधर भी है। मेरी बात समझ में आई। उसके खुद के थ्योरी आपस में ही लड़ रही है, आपस में ही मिक्स हुई पड़ी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रपोजिशन मस्ट फॉलो लॉजिकल assumptions, मैंने आपको असाइनमेंट क्यों दिया उसका रीजन है, क्योंकि आप पहले अगर आप किसी दूसरे की थ्योरी को जज कर पाओगे तो अब तब आप खुद की जब थ्योरी बना रहे होंगे ना इस कोर्स में, तो आपको याद रहेगा कि ये तो मेरी थ्योरी खुद से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, गलत कर रहा हूँ मैं, इसको ठीक कर देता हूँ, समझे। तो ये सारी चीजों को दिमाग में आपको अपनी बनाते हुए भी रखना पड़ेगा ये बात। सो जैसे एग्जांपल के लिए इक्विटी थ्योरी इंटरनल लॉजिकल व्यू प्रोवाइड कर रहा है इनपुट एंड आउटपुट रेशियोज में। सो वो बता, आपको याद होगा ये एक्चुअली हमारे पेपर 2 में आती है, इनपुट आउटपुट जो मैंने मेहनत करी उसका मुझे इक्विवेलेंट आउटपुट निकल के आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये होता है इक्विटी थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो इनपुट जो है क्लियरली आउटपुट की तरफ जाता हो। इनपुट एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटेड हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपनी जॉब करता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ, हर जगह अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ करता हूँ, फिर भी मुझे सैलरी ना मिले, फिर भी मुझे उसका रिवार्ड ना मिले, राइट। हाँ, एवरी रिस्पॉन्स इज डिफरेंट लॉजिकली, यस। तो यानी कि आपका इनपुट एंड आउटपुट क्लियरली डिफाइंड है और इससे आपको कंपनसेशन मिल रही है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, ये आपका आउटपुट है और वो क्लियरली उस तक जा रहा है, उसका फ्लो बैठ रहा है अच्छा खासा, लॉजिकल फ्लो है कि नहीं। आपकी स्टडी का जो फ्लो है वो लॉजिकल होना चाहिए, आपकी एजम्पशन से जो भी इनपुट से आउटपुट आप निकाल रहे हो वो फॉलो होना चाहिए, यस। नाउ लॉजिकल कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एम्पिरिकल एडिक्वेसी एंड टेस्टेबिलिटी, हमारी थ्योरी ऐसी होनी चाहिए जो कि आप टेस्ट भी कर सकते हो एम्पिरिकली। थ्योरी मस्ट बी टेस्टेबल विद ऑब्जर्वेबल मेजरेबल वेरिएबल्स, आप उसको ऑब्जर्व करो, मेजर करो। जैसे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को हम टेस्ट कर सकते हैं वर्कफोर्स पे सर्वे करके, ऐसे ही हम लोग
स्टूडेंट्स जो होते हैं, छोटे बच्चे मान लो, उनका रेगुलर टेस्ट होता ही है। अगर कोई चाइल्ड पेडागोजी के ऊपर थ्योरी है तो उनकी जो टेस्टिंग होती है स्कूल लेवल पे, बॉडी मास इंडिकेटर वगैरह टाइप, है ना, तो उनसे स्टडी कर सकते हैं। मैं एजुकेशन का एग्जांपल दे रही हूँ। और क्या, आप अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर मास्लो हायरार्की को टेस्ट कर सकते हैं। तो इफ इट इज एम्पिरिकल टेस्टेबल फर्दर, क्योंकि आप नोटिस करो, व्हाट इज फंडामेंटल रिसर्च? फंडामेंटल रिसर्च इज थ्योरी बिल्डिंग। व्हाट इज अप्लाइड रिसर्च? एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। याद है, हम उस फंडामेंटल रिसर्च को जब टेस्ट करते हैं तो उसको अप्लाइड करते हैं। यानी कि मेरी थ्योरी ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रियंका चाहे तो उसको वेरीफाई कर पाए, चाहे वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, वो एक अलग बात है। थ्योरी बन रही है, उसका टेस्टिंग पॉसिबल हो, मतलब ठीक है। जैसे कि नीड हायरार्की को भी टेस्ट किया जा सकता है। चलो, नेक्स्ट इज जनरलिटी। मतलब हमारी थ्योरी ना वाइडर एप्लीकेबल होती है। ऐसा नहीं होता कि 100% श्योर हो, लेकिन ये एक सिंपल टर्म में हम थ्योरी दे रहे होते हैं जो कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई हो रही है, बायोलॉजी में भी हो रही है, एजुकेशन में भी हो रही है। मास्लो नीड हायरार्की एग्जांपल हर जगह अप्लाई हो रही है भाई। एक मतलब हम ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं बोलते कि यहीं पे लगेगी जी, ठीक है। तो थोड़ा सा एप्लीकेबिलिटी, उसकी स्कोप अच्छा होता है, स्कोप वाइड होता है। एप्लीकेशन एंड टेस्ट थ्योरी, अप्लाइड थ्योरी, यस, ठीक है, उसका स्कोप अच्छा होता है। नेक्स्ट पार्ट इज प्रैक्टिकल रेलेवेंस। वही चीज है, ये आप इससे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ रियल लाइफ की। जैसे कि पोर्टर 5 फोर्सेस, मैनेजर एक्चुअली सच्ची में उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं। पेरेंट्स, और बल्कि ट्रॉमा थ्योरी को हमारे सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लगाया गया है। किसी को याद है कि रैगिंग अलाउड नहीं है, टीचर का बच्चों पे हाथ उठाना अलाउड नहीं है? ट्रॉमा थ्योरी ने समझाया कि भाई पर्सन चाइल्ड ट्रॉमा में आ जाता है, इसे वो स्कूल जाना ही बंद कर देगा, ड्रॉप आउट हो जाएगा, फिर क्या फायदा। तो दिस इज एग्जाम्पल कि भाई प्रैक्टिकल रेलेवेंस है उस चीज का। कंसिस्टेंसी विद एग्जिस्टिंग नॉलेज, और आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज, अभी आपने ये बोला ना प्रीवियस थ्योरीज को पकड़ के हम अपनी रिसर्च लिख सकते हैं क्या? वो तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप रिजल्ट दोगे आप बताओगे कि मेरी थ्योरी में भी प्याजे से लिंक्ड है, या मास्लो ने इस तरीके से थ्योरी दी है, लेकिन इसमें ये कमी है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। वो तो दोगे ही दोगे। एग्जिस्टिंग रिसर्च, एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ भी कहीं ना कहीं उसकी अलाइंड होनी चाहिए, बल्कि ठीक है। जैसे अगर आप कोई थ्योरी के ऊपर लिखोगे, मैम ये वीडियो बाद में भी चल पाई, पेड कोर्सेज में चल जाएगी, ठीक है, यस। मतलब कि ये वीडियो रिसर्च मेंटरशिप कोर्स में और क्वालिटेटिव रिसर्च वाले कोर्स में आपको दिखाई देगी, और मैं उसमें, ठीक है, डेमो क्लास है तो उसको अनलॉक कर दूंगी। फ्रूटफुलनेस, फ्रूटफुलनेस यानी कि क्या ये प्रैक्टिकली टेस्टेबल है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। न्यू रिसर्च में, मतलब मान लो आज की डेट में कोई नई थ्योरी आई, तो लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। फर्दर स्टडीज पे हम उस पर डिबेट कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो यस, इट इज एप्लीकेबल। जैसे रिसोर्स बेस्ड व्यूज, स्ट्रेटेजी जनरेटेड एक्सटेंसिव एम्पिरिकल रिसर्च, उसके ऊपर एक्चुअली वो यूजफुल है। फ्रूटफुलनेस मतलब उसका यूज दिखाई दे हमें, उसके ऊपर लोग डिबेट कर सके, रिसर्च के क्वेश्चन और तैयार कर सके, उसके ऊपर फर्दर स्टडी हो सके। मास्लो नीड हायरार्की को लेकर कितनी स्टडी होती है। ऐसे रिसोर्स बेस्ड व्यू एक रिसर्च पेपर, रिसर्च ही है, ये भी थ्योरी है, इसके ऊपर कितनी स्टडी हो चुकी है, ठीक है। तो आप जो भी थ्योरी डालोगे, एक थ्योरी के ऊपर फर्दर स्टडी होने लग जाती है, तो उसका आगे लोगों के लिए यूजफुलनेस हो, ठीक है। अनुमानित मान, उसको अनुमान कर सके आगे जाकर, और फाइंड आउट कर सके उसके अंदर। सो फॉल्सिफिएबिलिटी मैंने आपको समझा दिया था इसमें से। नाउ इसको क्विकली समझ सकते हैं कि जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं वो साइंटिफिक या फॉल्सिफिएबल है, जिसको नहीं कर सकते वो साइंस ही नहीं है, वो थ्योरी नहीं है, बेकार है वो, ठीक है। ओके, नाउ कम नेक्स्ट। अब हम डिस्कस करेंगे रिसर्च साइकिल। अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव जाते हुए रिसर्च की बात करें, तो रिसर्च का साइकिल कैसा होता है? रिसर्च साइकिल इज लाइक, सबसे पहले फिनोमिना ही होता है। मतलब कोई एक्सपर्ट किसी चीज के बारे में बोल देता है। आपको पता है कई बार कोई टर्म एक्चुअली में एग्जिस्ट करती भी नहीं है, लेकिन किसी रिसर्च ने, किसी एक्सपर्ट ने, इंडस्ट्री के बंदे ने, या फिर जो प्रैक्टिकली प्रोफेसर है बहुत बड़े, है ना, इन्होंने किसी मैगजीन इंटरव्यू में या किसी न्यूज आर्टिकल में या कहीं पे कॉन्फ्रेंस देते हुए कोई बात कह दी, और लोगों को समझ आया यार ये तो नई चीज बोल दी है, उसको पकड़ के उसके ऊपर और स्टडी होने शुरू हो जाती है।
एक एग्जाम्पल देती हूँ। हाँ, मुझे याद है पीटर हाइपोथेसिस जो है हमारे यहाँ पर, कि एक पर्सन को उस लेवल तक इम्प्रूव करना चाहिए अपनी, उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोट करना चाहिए जब तक वो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ना कर दे, है ना, जब तक उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी रीच ना हो जाए, ये उसका मतलब है, मतलब वो उसका कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पे ना पहुंचे। तो ये उसने व्यंग किया था एक मैगजीन आर्टिकल में, और वो व्यंग एक्चुअली लोगों को इतना समझ में आने लगा, उसको थ्योरीज में डालना शुरू कर दिया। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च साइकिल, कि कई बार जो एक्सपर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, थिंकिंग होती है ना, वहां से थ्योरी शुरू होती है बल्कि। ठीक है, मैम एक थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए कितनी बार टेस्ट करना होगा सो वी कैन पब्लिश। प्रियंका जी, ये आपको पहले दिन डेमो क्लास में कैसे समझ में आ जाएगा, ये हम आगे कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, चलिए, नाउ स्टेप्स कैसे हो सकते हैं, और डेवलपिंग थ्योरी, फिर हम थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, फिर हम साइंटिफिकली टेस्ट कर रहे हैं उस थ्योरी को, फिर हम रिफाइन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर नॉलेज को, ये बात। तो स्टेप्स रिसर्च के साइकिल में एक्चुअली ये होने चाहिए। सबसे पहले फिनोमिना, समथिंग ऑब्जर्वेबल इन रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जिससे लोगों के अंदर स्पार्क आ गया, क्यूरियोसिटी आ गई। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर इन आईटी फर्म्स, जैसे ये रियल टर्म में हो रहा है आजकल। आजकल ये हो रहा है, जितनी भी आईटी फर्म है सारी, पहले तो एम्प्लॉयज को ही लेकर एआई बनाया, अब उन्हीं एम्प्लॉयज को निकाल दे कि भाई तुम्हारे कोई जरूरत नहीं है, अब एआई हमारे पास है, ये खुद ही काम कर देगा। तो ये क्या है भाई, लेकिन ये रियल लाइफ में हो रहा है, क्या पता ये किसी के लिए ड्राइव हो कि इसके अंदर मेरे को कुछ नया करना चाहिए, क्यूरियोसिटी आ गई मेरे अंदर कि ये क्या हो रहा है दुनिया में, पहले उसी से काम करवाओ फिर उसी को निकाल दो। सो नेक्स्ट स्टेप इज कंसेप्ट्स। फिनोमिना कहाँ से आया, एक्सपर्टीज से। फिनोमिना कहाँ से आया, रियल लाइफ सिचुएशन से, राइट। एंड अब आते हैं कंसेप्ट पे। फिर जब उस फिनोमिना से हम क्या ढूंढते हैं, पकड़ के निकालते हैं कंसेप्ट, फिर इससे क्या हो रहा है। एग्जाम्पल, जॉब सेटिस्फेक्शन की डिससेटिस्फेक्शन, या एम्प्लॉय एंगेज हो रहा है, या वर्क लाइफ बैलेंस करने में उसको दिक्कत है, उसको लग रहा है मैं मेहनत करके काम करूं फिर मेरा ही काम खराब हो जाएगा। तो देयर कैन बी डिफरेंट आइडियाज विच यू कैन पिक फ्रॉम दैट फिनोमिना। आप लोगों को भी रिसर्च पेपर में थ्योरी बनानी है ना, ऐसा सोचना शुरू कर दो। पहले आप पकड़ो कि क्या चीज है जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर रही है, फिर उसके अंदर आप ढूंढो कि इसमें से मैं कौन कौन से स्टेप कंसेप्ट बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, फिर इसके बेसिस पे आप क्या करोगे, सिस्टमेटिकली एक्सप्लेनेशन करोगे, उन कंसेप्ट को आपस में लिंक करोगे, रिलेशनशिप्स बनाओगे। जैसे कि हस्बैंड ने वेल डिफाइंड स्टडी दिया, वो वाली बात होगी, जिन वर्कर ने ताजमहल बनाया उसी के हाथ काट दिए, हाँ ये वाला एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। सो हसबर्ग ने मास्लो की नीड हायरार्की कोई फिनोमिना को ऑब्जर्व किया, फिर खुद का खुद नया नया कंसेप्ट उसमें से निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, फ्रेमवर्क, अब उसके बेसिस पे ना हम थ्योरी का फ्रेमवर्क भी डेवलप करते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, रिसर्च इशू, प्रैक्टिकल एकेडमिक प्रॉब्लम। फिर हम ये देखते हैं यार ये मैंने फ्रेमवर्क बना लिया, मतलब एक फ्लो चार्ट टाइप बना देते हैं। फ्रेमवर्क्स, थ्योरी जितनी भी आपके दिमाग में आ रही होंगी, सबका कोई ना कोई फ्रेमवर्क, उसके अंदर कुछ पार्ट्स होंगे जरूर, है ना। सो इससे फिर हम क्या करते हैं, रिसर्च में कौन से प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके इश्यूज क्या है, इस पर्टिकुलर रिसर्च की जरूरत ही क्या होगी। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेट करना चालू कर देंगे। एग्जाम्पल, वाई आर आईटी एम्प्लॉइज लीविंग डिस्पाइट गुड पे। अब हो सकता है क्या इश्यूज है, इसके बारे में आप चर्चा शुरू करो कि भाई अच्छी पे स्केल मिलने के बाद भी वो छोड़ गए हैं। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में एक और आया जो आजकल मुद्दा चल रहा है, वो है ट्रम्प ने जो कंपनीज हैं जो इंडिया से या कहीं बाहर कंट्री से वहां पे इमिग्रेशन करके आ जाते हैं फॉर जॉब पर्पस, ये बोल दिया कि तुम्हें $1 लाख पहले पे करना पड़ेगा एक नए एम्प्लॉय को हायर करने के लिए। बट उसने उसको और क्लैरिफाई किया है कि ये जो 1 लाख है ये वन टाइम फीस होगी। नाउ अब इस सब चीजों से ये देखने को मिल रहा है कि फॉरेन कंट्रीज अब चाहती नहीं है कि वहां पे बाहर से और लोग आए, क्योंकि ऑलरेडी उधर के लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। अब इसमें तो जो इस पर्टिकुलर स्टडी से रिलेटेड पर्सन होगा वो ही कोई थ्योरेटिकल आइडिया निकाल सकता है। H-1B वीजा वाली बात जो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है, मैं इस पर स्टडी नहीं करूंगी मेरा टॉपिक तो दूसरा है। लेकिन आप किसी का इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हो, इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह, क्या पता वो इससे रिलेटेड कुछ इशू मुद्दे ढूंढे। मैं तो आइडिया दे रही हूँ बस, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नई थ्योरी देने शुरू करें। ठीक है,
ऐसे ही आप लोग अपने अपने एरियाज में फाइंड आउट फिगर आउट कर सकते हो, आइडिया चाहिए होता है। नेक्स्ट इज रिसर्च क्वेश्चन, इससे रिलेटेड फिर हम ना रिसर्च क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, आंसरेबल क्वेश्चन, जिसका हम फिर फर्दर अपनी स्टडी के अंदर आंसर दे रहे होंगे। प्याजे ने ये रिसर्च क्वेश्चन लिख दिया होगा मे बी, कि भाई किस किस स्टेज का जो चाइल्ड है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, उसकी कॉग्निटिवनेस, उसकी नॉलेज कैसे इंक्रीज होती है। एक वन ऑफ द क्वेश्चन ये भी होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, है ना। तो फिर वो ये देख रहा है कि उसका आंसर मिलेगा कि नहीं एंड में रिसर्च में। एग्जाम्पल, डज द वर्क लाइफ प्रिडिक्ट एम्प्लॉय रिटेंशन, जैसे कि कोई पर्सन अगर वर्क लाइफ बैलेंस पे कोई थ्योरी दे रहा है, तो क्या उससे एम्प्लॉय रिटेंशन प्रिडिक्शन हो सकती है। वो कॉग्निटिव नॉलेज पे बना रहा है, क्या उससे कॉग्निटिव नॉलेज सच्ची में चाइल्ड की पता चल जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज साइंटिफिक मेथड, अप्लाइंग सिस्टमैटिक प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डेटा। अब एक्चुअली थ्योरी ऐसे नहीं होता, मेरे मन में थ्योरी आई, मैंने मैम फ्लो चार्ट बना दी, चलो भाई थ्योरी पास, अब पब्लिश कराते हैं, ऐसे कौन होता है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसे कुछ टीचिंग की थ्योरीज थी, हिल्डा टाबे की थ्योरी ले लो, याद है आपको, और ऑसुबेल की थ्योरी ले लो। ये थ्योरी ऐसे बनी है, हर एक थ्योरी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका सोशल रेलेवेंस क्या है, और उसके स्टेप्स, सारी चीजें देनी पड़ती हैं। तो मतलब स्टेप्स होते हैं थ्योरी लिखने के भी। अप्लाइंग सिस्टमेटिक प्रोसीजर, प्रोसीजर होते हैं जो मैं इस कोर्स में सिखाऊंगी। ये चीज है जो आप इस कोर्स में सीखने वाले हो, ठीक है, कि कैसे आपने ऑब्जर्व करना है, कैसे आपने हाइपोथेसिस डेवलप करना है, कैसे डाटा कलेक्ट करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, कैसे उसका फ्रेमवर्क बनेगा। ये जितनी चीजें बोल रही हूँ सारी कवर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेथड, अब इसके भी तो रिसर्च, डिजाइन, डाटा कलेक्शन टूल, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यूज, ये सब मेथड्स होते हैं इसके अंदर। देन पावर एनालिसिस, अब ये जो मैं अभी आपको बात बता रही हूँ, ये आपकी ओवरऑल रिसर्च साइकिल है, यानी कि आपने डेवलप कर ली थ्योरी, उसको टेस्ट कर सकते हैं साइंटिफिकली और रिफाइन कर सकते हैं नॉलेज। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये क्वालिटेटिव रिसर्च का है, उसके आगे वाला पार्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च का है, ठीक है। तो अब आगे क्वांटिटेटिव रिसर्च आ रही है, ठीक है, क्योंकि पूरा साइकिल है, ये साइकिल ऐसा ही चलता है। आप लोग ये भी कर सकते हो, हाँ 8 स्टेप्स ये थे रॉबर्ट ओल ने, ठीक है। अम, आप ये भी कर सकते हो कि एक ही रिसर्च में आप क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव मिक्स मेथड रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी पेपर वगैरह भी सब कुछ जो ऑलरेडी पब्लिश है पीपल्स की। सो फिर उसके बाद आप हो सकता है कि उसको स्टैटिस्टिकली चेक करना चाहते हो सकता है आपने फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च से थ्योरी बिल्ड कर दी, अब आप चाह रहे हो कि भाई मैं सर्वे करूं और स्ट्रक्चर क्वेश्चन मॉडलिंग से उसका एससीएम निकाल लिया, या फिर आपने टी टेस्ट कर दिया, जेड टेस्ट कर दिया, इट डिपेंड्स क्या कर रहे हो आप। ये हम बोल रहे हैं, फिर ये पूरा साइकिल है ना, सर्कल है, गोल गोल दुनिया। रिजल्ट एनालाइज कर सकते हो आप, उसके इन्फ्लुएंसेस मतलब फ्यूचर के अंदर बता सकते हो कि क्या हो सकता है। इम्प्लीकेशन की ये थ्योरी प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन को अब क्या करना चाहिए, हमने नई थ्योरी दे दी उसके बेसिस पे वर्क लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, लेबर टर्नओवर कैसे रोक सकते हैं, और एम्प्लॉयज जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं पढ़ने के लिए। मीन्स डाटा क्वालिटेटिव एंड टेस्ट क्वांटिटेटिव ऐसे भी कर सकते हैं। यस, थ्योरी एडजस्टमेंट्स अगेन बेस्ड ऑन द रिजल्ट, ये गोल गोल चक्कर है, समझे चक्कर। यहाँ पे हमने थ्योरी टेस्ट कर दी क्वांटिटेटिव से, डुरान ने ही अपनी एक थ्योरी दी थी, उसके बाद एक और नई थ्योरी दे दी उसके अगेंस्ट क्रिटिसाइज्म। अब कोई और ऑलरेडी रिसर्च पब्लिश्ड है, उसकी थ्योरी के ऊपर फिर दोबारा कोई और थ्योरी बनेगी। हो सकता है रचना ने एक थ्योरी लिख दी, प्रियंका उसका क्रिटिसिज्म करके नई थ्योरी उठाकर लेकर आ जाए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अगेन थ्योरी एडजस्टमेंट होती है। फिर से उसको रिजल्ट को देखा जाएगा, रिफाइन किया जाएगा, फिर एग्जिस्टिंग थ्योरी को तोड़ा जाएगा फिर उससे नई थ्योरी निकाली जाएगी, और ये चलता ही रहेगा। आप इन सब में एक काम और कर सकते हो, वो है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस में एग्जिस्टिंग स्टडीज को ही इवेलुएट करके उसका एक तरीके से एनालिसिस किया जाता है, जो कि क्वांटिटेटिव है। जैसे आप सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू बेस्ड रिसर्च लिखते हैं, ऐसे ही आप बिब्लोग्राफी करते, बिब्लोमेट्रिक्स, हाँ बिब्लोमेट्रिक्स करते हैं। सिमिलरली मेटा एनालिसिस आल्सो लिटरेचर रिव्यू प्रोसेस, ठीक है, ये भी वही होता है विदाउट टेक्स्ट। हाँ वो आपने सही कहा, मोदी ने भी यही किया था। तो अभी इतना ज़्यादा ज्ञान हमने एक्चुअली 45 मिनट्स लगभग थ्योरी बिल्डिंग में ले लिया, तो थोड़ा केस स्टडी और फिनोमेनोलॉजी पर भी आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा फिनोमेनोलॉजी को समझते हैं।
फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी को बीच बीच में मैंने टच अपॉन किया भी था वैसे। किसी भी पर्सन के क्या होते हैं लिव्ड एक्सपीरियंसेस, है ना, कोई पर्सन रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो। और रिक्रूटिंग पार्टिसिपेंट हाउ हु हैव एक्सपीरियंस्ड इट, हो सकता है कि आपको किसी को रिक्रूट करना पड़े या फिर उनसे इन डेप्थ या फोकस ग्रुप डिस्कशन करना पड़े। ठीक है, उससे डेटा निकालना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, उसको टेक्सचुअल लिखना पड़ता है, उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है, फिर जाके आपका फिनोमिना क्रिएट होता है। डेटा को गैदर करते हो, आप कलेक्ट करते हो। नाउ द क्वेश्चन इज फिनोमिनोलॉजिकल में डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं? या तो इन डेप्थ इंटरव्यू से, कलेक्शन इन डेप्थ इंटरव्यूज, ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, ये लिखा है इन, या फोकस ग्रुप से। तो दीज आर द ऑप्शंस कि हाउ वी कलेक्ट डेटा इन द फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च में उस पर्टिकुलर एरिया के हमें एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। या फिर कई बार ये हो सकता है कि मैं प्राइमरी डाटा नहीं ले रही, ठीक है, इन डेप्थ इंटरव्यू फोकस ग्रुप है, प्राइमरी डाटा इंटरव्यूज, मैं सेकेंडरी डाटा लेना चाहती हूँ। तो हो सकता है कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसने डायरीज लिखी थी, नरेटिव लिखे थे, जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी नॉवेल्स वगैरह लिखे गए हैं, है ना, आप उनसे फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च कर सकते हो। तो रिटन नरेटिव्स नॉवेल्स वगैरह ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, उनसे उनके फिनोमिना अंडरस्टैंड कर सकते हो। लाइक आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस हो गए, या फिर कोई फ्रीडम फाइटर थे, है ना, उन्होंने कोई बात कही गई है, कोई ऐसा पर्सन, हिस्टोरियन का कोई लिटरेचर, उनके जर्नलिस्ट मैगजीन्स, यस, उन्होंने कोई इंटरव्यू में बात कही हुई है, तो ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज में से भी हम फिनोमिनाज इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब क्या है, किसी की आप बीती, लिव्ड एक्सपीरियंस। अब आप बीती या तो मैं खुद जाके पूछ लूं, बंदा पर्सन जिंदा है तो, नहीं है तो भाई उनकी लिखी हुई चीजें हमें मिल जाए, ठीक है, तो उनको करते हैं। कई बार ये हो सकता है कि हम लोग ऑब्जर्वेशन कर लें, तो उससे भी हम फिनोमिनोलॉजिकल स्टडीज को कर सकते हैं। दीज ऑल थिंग्स आई विल टीच। जैसे जेन अगस्तिन की बुक, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया सोसाइटी पे, ठीक है, तो आप उनके ऊपर स्टडी करना चाहते हो, तो उनके जितने भी आर्टिकल्स होंगे उनको पकड़ पकड़ के उनके पॉइंट ऑफ व्यूज फिनोमिनाज को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये तो आपका वो है। नाउ केस स्टडी बेस भी आपको दिखाती हूँ मैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी आर्टिकल्स, पब्लिश आर्टिकल्स, ठीक है, तो थ्योरी हो गई हमारी, आपको एक आइडिया लग गया होगा क्या हो रहा है क्या नहीं। ओके, सो लेट्स सी, ये कुछ रिसर्च पेपर्स है पब्लिश्ड, जिसके थ्रू वी विल सी। एक ये आर्टिकल है, नेचर ऑफ थ्योरी इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि थ्योरी होती क्या है, ये बता रहा है, ठीक है। व्हाट इज थ्योरी, इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, व्हाट इज थ्योरी। ये बहुत ही बेस पेपर है, ये आपको आपके जो थ्योरी बिल्डिंग वाला क्वालिटेटिव रिसर्च वाला कोर्स है ना, उसी के अंदर मैं प्रोवाइड करा भी दूंगी आपको कंटेंट के अंदर, उस फोल्डर में चेक कर लीजिएगा जो जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ। तो ये सब एक बेस बनाने के लिए पढ़ सकते हैं इफ यू वांट टू स्टडी। ये भी है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है ना, आप कह रहे थे ना पैराडॉक्स कर सकते हैं, यस। काफी सारी थ्योरी तो पैराडॉक्स करके आती है, मतलब पुरानी थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करो और उसके अंदर कुछ गैप निकालो, और फिर उसके अंदर फेयरली प्रिसाइज पिक्चर निकाल के रख दो, ठीक है। तो वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स with long history philosophical rhetorical studies, one key to understand how to work in theoretical contradictions। theoretical contradictions में हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो मेंटरशिप वाले में मिल जाएगी, हाँ हाँ, रिसर्च मेंटरशिप तो ऑल इन वन है ना, रिसर्च मेंटरशिप कोर्स में एंड क्वालिटेटिव रिसर्च पेपर वाले कोर्सेज में आपको मिल जाएगी। तो ये सारी वो चीजें हो गई, ठीक है। हाँ जी, सो हम जो थ्योरी बिल्डिंग करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके की करने वाले हैं। देखो इस तरीके से थ्योरी बिल्डिंग पेपर में निकल जाते हैं, आपके सब्जेक्ट एरिया में अपने आप बना सकते हो, ठीक है।
इंडिया में ही लिखी हुई है। इज इट विजिबल? ओके। सो जैसे कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्योंकि ये थ्योरी बेसिकली सेकेंडरी डाटा से ही आ गई, मतलब केस स्टडी सेकेंड जीआईएस होता है, जो जीआईएस क्या होता है, तो बेसिकली इन्होंने सेकेंडरी डेटा से लिया, तो काफी सारी चीजें इनको मिल गई ऑनलाइन। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल स्टडी है एक तरीके से, ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। तो उसी को पकड़ के हाँ, सर्वे वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा मिलता ही है, तो वो उसमें भी मध्य प्रदेश में भोपाल सिटी को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स की स्टडी है, तो उसमें उन्होंने स्टडी करके निकाल दिया उसमें से डेटा। अभी अपना फ्रेमवर्क यहाँ पे भी बना रखा है। एक और केस स्टडी बेस का एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। ये है, मतलब मैं इसलिए अलग अलग लेके आया हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि भाई देखो, पेपर अलग अलग सब्जेक्ट में भी अवेलेबल एप्लीकेबिलिटी है। कॉमर्स मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी भी हो सकती है ऑफकोर्स। अच्छा, एक ये पेपर बड़ा प्यारा है, इसमें लिखा तो केस स्टडी है, बट इट इज फिनोमेनोलॉजिकल प्लस केस स्टडी पेपर। आप नोटिस करोगे ना, नहीं ये केस स्टडी ही है, एक मिनट देख लेना, फिनोमेनोलॉजिकल वाला दूसरा वो आगे आएगा। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड रिसर्च किया है। ठीक है, तो केस स्टडी बेस में भी आपके कुछ रिसर्च क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं और उनका फिर आगे जाके आप आंसर कर सकते हो। जैसे उन्होंने बोला कि कैसे को वैल्यू क्रिएशन इंप्लीमेंट की जा सकती है पब्लिक सेक्टर के अंदर, वो केसेस के ऊपर स्टडी करे, पब्लिक इनिशिएट पॉलिसीज को चेक करना चाहते हैं वो। ठीक है, तो उसके बेसिस पर उन्होंने केस स्टडी करी है। तो थीम्स इकट्ठी करनी पड़ती है, केस स्टडी में कोडिंग करनी पड़ती है। आपको याद होगा ग्राउंडेड थ्योरी में जैसे कि ओपन कोडिंग, क्लोज कोडिंग, फिर इस तरीके का फ्रेमवर्क अपना बनता है और फाइनल रिजल्ट आता है। तो इस तरीके से आप केस स्टडी कर सकते हो। अच्छा, और आते हैं इसमें भी देखो फ्रेमवर्क बनाया है। अब कोई छोटा बनाता है कोई बड़ा बनाता है, वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसमें सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर स्टडी कर रखी है केस स्टडी, वो भी टेक्सा म्यूनसिपैलिटीज पे, मतलब म्यूनसिपैलिटी होती है ना, उन पे कर रखी है स्टडी, केस स्टडी। तो यहाँ पे सिंगल पाथ पे भी फीडबैक लूप उसका यूज किया गया है, फीडबैक वगैरह ले लेके स्टडी करी है। इसका मैंने मॉडल आपको दिखाई दिया था, आ गया था अभी, है ना। इससे पॉलिसी मेकर्स को क्या फायदा मिलेगा, इससे रिसर्चर्स को क्या फायदा मिलेगा, हर चीज फिर आपको बतानी होती है ऐसे। नाउ नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग के ऊपर केस स्टडी करी है किसी ने। हाँ, प्लेयर टेक्निक, मतलब गेम्स के ऊपर, भाई स्पोर्ट्स गेम्स इन पे भी स्टडी होती है, गेम्स के ऊपर स्टडी कर रखी है। ये देखो गेम है, और इससे क्या मशीन लर्निंग से गेम, वो एक साइड पे मशीन खेलती है, एक साइड पे हम खेलते हैं, तो कैसा रिजल्ट आता है, कुछ कर रखा है इन्होंने। इसमें भी फ्रेमवर्क बना, केस स्टडी में भी ये सारी चीजें बनती है। ठीक है, प्लेयर और मैच टाइम ऐसा करके कुछ दिखा रहा है वो। लॉ का देख लो, यहाँ पे लॉ जो भी फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक्स के ऊपर आया है, लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स के ऊपर आया है, उसको एनालाइज करके स्टडी लिखी हुई है, केस स्टडी करी हुई है। सो ये बाहर की है, और यही लॉ इंडिया में भी पास हो गया अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप फॉरेन की केस स्टडी को देख के अपने इंडिया में भी केस स्टडी लिख सकते हैं। है कोई अभी लॉ का बच्चा? तो देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले मोबाइल डिवाइस है, बाइनरी इवेंट स्ट्रक्चर्ड फोरेंसिकली एक्ट जो पास हुआ है वो कैसे काम करता है, उसका कुछ होगा कंसेप्ट। ये सारा फ्रेमवर्क केस स्टडी कर रखा है। एक और दिखाती हूँ मैं आपको, ये है जेंडर बेस्ड वायलेंस। अब मैं दिखा रही हूँ फेमिनिज्म, इंग्लिश सब्जेक्ट में ट्रांजिटिविटी, केस स्टडी की गई है किसी टेक्स्ट की, देख लो। सो वायलेंस अगेंस्ट वीमेन के ऊपर केस स्टडी करके पेपर लिखा गया है। ठीक है, तो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट जो आई थी, ये जितनी भी फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसके बारे में बता दिया गया ऐसे करके। तो ये केस स्टडी बेस्ड रिसर्च है, छोटी होती है बस इंग्लिश वाली की। नाउ केस स्टडी हो गया हमारा। नेक्स्ट आई कैन शो यू द फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी। तो एक ये वाली जो फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी है, इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, इसके अंदर इन्होंने, ये मैं कह रही थी, फिनोमेनोलॉजिकल फोकस ग्रुप स्टडी के साथ साथ सर्वे भी करा है, मतलब ये मिक्स मेथड अप्रोच लगाई है। ठीक है, ओके। मिक्स मेथड अप्रोच में आपने फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी भी कर ली, फिनोमिना एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यूज भी ले लिए, मैं दिखाऊंगी कैसे किया इन्होंने। और फिर एफएसक्यूसी मैंने एक्चुअली उसमें सिखाया है स्मार्ट पीएलएस वाले कोर्स के अंदर। ठीक है,
तो वो भी कर लिया है, मिक्स मेथड ऑफ प्रोजेक्ट सर्वे भी कर लिया। किसने किया है क्लास में, मैंने करा रखा उसमें, रिसर्च मेंटरशिप वाले में भी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें फिनोमेनोलॉजिकल का क्या हिस्सा किया है। वैसे अलग भी कर सकते हैं, लेकिन किसी और दूसरे के साथ मिक्स करके भी कर सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ दिस कंजम्पशंस, ऐसे करके क्वेश्चन बनाए हैं। प्रोपोजिशंस बनती है बेसिकली थियोरेटिकल में, थियोरेटिकल बैकग्राउंड दे दिया है। इसमें एक्सपर्ट की बात कहाँ आ रही है, वो यहाँ आ रही है कि आपने फोकस ग्रुप स्टडी जो फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी करी है, वो कौन सा एक्सपर्ट लिया था, कहाँ से लिया था, उसका फिर एनालिसिस, रिजल्ट, इस तरीके से कंसेप्चुअल मॉडल बना दिया आपने, बना दिया मॉडल, कंसेप्चुअल मॉडल। फिर इसी कंसेप्चुअल मॉडल पे सर्वे कराया होगा। अब आप इसको नोटिस करेंगे तो इस तरीके से ही फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर इसका बनता है। ये हमें बनाना होगा, थ्योरी बिल्डिंग में भी बनाना होगा। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने पूरा अपना फिर आगे FSQCA जो किया है वो कर दिया। ये सारा FSQCA का पार्ट है। मैंने बोला ना स्मार्ट PLS से हो जाता है, पार्शली स्मार्ट PLS से, या CP से हम भी कर सकते थे। तो FSQCA उसका पार्ट है, फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च का। ये फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च आ जाएगा, ये पूरा क्वांटिटेटिव आ गया। ओके, सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस कोर्स? एंड थोड़ा माइंडसेट हो गया, एक सेकेंड। एंड आपको फर्दर एक आइडिया लग जाएगा, और अभी से सोचना शुरू कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट एरिया कहाँ है, आप कौन सी न्यू इनसाइट है जिसको आप चैलेंज करना चाहोगे, या जिसमें आप कुछ नया देना चाहोगे। इसके बारे में सोचना हमें पड़ेगा ना, सेम चीज़ तो उठा के दे नहीं सकते। अब आपने खुद ही एग्जांपल दिया, MM ने अपनी हाइपोथेसिस को पैराडॉक्स, लियोनटिफ का पैराडॉक्स का आपने एग्जांपल दिया। सो देयर आर मैनी वेज टू क्रिएट द थ्योरी। मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई है, उसके हिसाब से भी आपको एक आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो आप अपना एरिया दिमाग में सोचना शुरू कर दो, रिसर्च पेपर पढ़ो, हाँ, अपने सब्जेक्ट के। और ये आपका होमवर्क है, मैं टेस्ट अभी क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, 2-3 दिन के अंदर आपको ये होमवर्क सबमिट कर देना। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, असाइनमेंट फॉर नव लर्नर्स, उसके अंदर भी डाल दूंगी मैं। और जो जो चीज़ें मैंने बोली उसका, जैसे मैंने साइड पे एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल दे रखा था, वैसे आप भी दे देंगे। इससे आप दूसरे की थ्योरी जब एनालाइज करना सीख लिए, फिर आप अपनी जब बनाओगे ना, तो अपनी को भी इसी पैरामीटर पे एनालाइज करोगे। फिर देखोगे मेरी थ्योरी सही बनी कि नहीं, कहीं पब्लिश करवाएं कि इसको रद्दी में, कूड़े में डालें, फिर गार्बेज कैन थोड़ी चलाना है। ठीक है, नव क्लासेस ऐप में जो पेड कोर्स से बच्चे हैं, मेंटरशिप कोर्स में, या फिर आपका और कौन से कोर्स में, आप क्वालिटेटिव रिसर्च वाले कोर्स में, उसमें ही अपलोड करने का ऑप्शन आता है वहीं पे। मैम ये वाला पेपर हम साइड बाय साइड में लिखते आ जाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर बताऊंगी ना, फर्स्ट स्टेप क्या करें, लेकिन सेकंड स्टेप क्या करें, जैसे आपको बाकी रिसर्च कोर्सेज में भी सिखाया है, वो फॉलो करके उतना उतना करते जाएंगे। 1 वीडियो देखा, उसका असाइनमेंट किया, मुझे व्हाट्सएप पे चेक करा दिया। ठीक है, अगर मेरे से बात करनी है, डिस्कशन करनी है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म भर दिया। ऐसे करके आप कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी जरूर बताइएगा। एंड जो बच्चे ऑलरेडी हैं उनको वेलकम, और जिनको आगे ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल में सारा कुछ ही बता दिया है। अदरवाइज कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी, कैसे लेना क्या है, तो 8448919905 नंबर आपके पास है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा हो। यस, एंड द डिस्क्रिप्शन इज देयर, डेमो मैंने आपको दे दिया। और इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा मैंने आपको बता दिया, कि बिल्कुल टाइटल से लेकर आपका पूरा गाइडेंस आपको पर्सनलाइज दी जाएगी, चाहे वो अब ज्वाइन करें, अगर आप बाद में भी ज्वाइन करते हैं इवन, तब से आपका कोर्स आपके अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो देख के फिर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करना होगा। ये आपका प्रोसेस होता है, जिससे आपकी फिर गाड़ी शुरू हो जाती है। वॉच 1 by 1 वीडियो। एक्सप्लेनेशन में देखो, जहाँ पे आपको आइडिया लग रहा है, समझ में आ रहा है, जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन कैसे दिया, मेरा तो देखोगे ना, अभी अपलोड कर दूंगी, तो कुछ तो मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये चीजें हैं, तो थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन आप जरूर दीजिए, जिससे कि आपको लिखना आ जाए। ठीक है, यस, यहीं से स्टार्ट करेंगे। एनी अदर डाउट प्लीज आस्क नाउ। मैम अगर क्विलबोर्ड यूज करते हैं तो राइटिंग में फ्लैग नहीं आता, AI आ रहा है आजकल। क्विलबोर्ड ने भी बैन बजा दी है। यानी कि आप पहले क्विलबोर्ड को यूज कर रहे हैं, तो उसको अपनी लैंग्वेज में दोबारा रीराइट करें। AI कंटेंट में आ रहा है वो, जबकि हमें लगता है यार हमने AI कंटेंट तो यूज किया ही नहीं है, क्विलबोर्ड उसको AI पकड़े जा रहा है। ठीक है,
जी, टर्निटिन पकड़ रहा उसमें। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी है, उसको भी मैं टाइम निकाल के अपलोड करूँगी। मेरे को याद दिलाया ना, कल कल याद दिलाया ना, मैं कल उसको अपलोड करूँगी। टर्निटिन की क्या बैंड बजाई है उसने। मैं खुद का ही पेपर टेस्ट कर रही थी और उसका फिर मैंने खोजा, देखा है क्या चीज़। हाँ जी, मैम मुझे एक डाउट है, मैंने जो एमकॉम में स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट चूज़ किया उसमें मुझे पीएचडी कर सकती हूँ या किसी में नहीं? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता रूपाली। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स या फिर पीएचडी के एरिया से लिंक्ड होना चाहिए, मतलब कोई भी जिसमें भी आप जिस सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हो। स्पेशलाइजेशन से कोई चक्कर नहीं है। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में स्पेशलाइजेशन पता है क्या थी? फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और पीएचडी पता है किसमें करना शुरू करी? मार्केटिंग में। और अब सच्ची में किसमें कर रही हूँ? मतलब शुरू की थी मार्केटिंग में सोच सोच के, कर रही हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। तो ये घड़ी कहाँ से कैसे 180 डिग्री 360 डिग्री घूम जाती है, हमें पता ही नहीं होता। हाँ जी, लॉग आउट ये हो गया कि मैं तुम्हें समझाते समझाते अपना ये माउस घुमा रही थी और ये माउस टिक हो गया गलती जगह पे, पूरा क्रॉस हो गया। अच्छा, तुम्हें 360 डिग्री घुमा रही थी अपना माउस घुमा घुमा के। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि ये समझ आ गया था कि टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ था मेरा, फाइनेंस से, फिर एचआर से, फिर मार्केटिंग से। एक्चुअली अब नाउ आई एम डूइंग माय पीएचडी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो योर 360 डिग्री रोल आउट ग्रामर चेक करने के लिए, तो मैम ग्रामर कैसे चेक करें? ग्रामरली का एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, ठीक है। वर्ड, एमएस वर्ड में स्पेल चेक हो जाता है उसी में। ओके, सो एनी अदर क्वेरी यू कैन आस्क। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर हम अपने इस पेड पर्टिकुलर क्लास में अगले हफ्ते ट्यूसडे ट्यूसडे 3 बजे। और अगर आप बीच में कभी ज्वाइन करते हैं तो लाइव नहीं भी हो रही है तो भी आप रिकॉर्डिंग से एक वीडियो देख के फिर आप वही कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आई विल गाइड यू एंड असाइनमेंट्स आप व्हाट्सएप पे भी चेक करा सकते हैं। ग्रामरली में एआई थोड़ी आएगा, वो तो सिर्फ ग्रामर चेक कर रहा है, ठीक है जी। लैंग्वेज इंप्रूव नहीं हो रही हो तो करनी पड़ेगी। आपकी हिंदी कैसी है? अच्छी है ना? कैसे अच्छी है? क्योंकि आप रेगुलरली यूज करते हो। ऐसे रचना, जैसे आपको दूसरे कोर्सेज में टेस्ट सीरीज मिलते हैं, वैसे ही मैं यहाँ पर टेस्ट लॉन्च कर दूंगी आपके कोर्स में, कंटेंट में दिखाई दे जाएगा। अभी कर देती हूँ ये क्लास को ऑफ करके। इसका अलग फ़ोल्डर बनाऊँगी, बना हुआ है, फ़ोल्डर तो बन गया, उसी में लॉन्च करूँगी, ठीक है? उसमें ये सारी चीज़ें पीडीएफ्स भी अपलोड कर देती हूँ ताकि अगर आप रीड करना चाहें, तो आप रीड भी कर सकते हैं। सो ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। सपने देखो, भरोसा करो, एक्ट करो, यू विल अचीव इट। आपके भी अच्छी जगह पे स्कोपस वेब ऑफ साइंस एंड गुड Q1 कैटेगरीज़ में भी रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो सकते हैं। आप देख सकते हो कि मेरा खुद का रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ हुआ है, ठीक है? इफ यू वांट टू सी, आई कैन शो यू रिसर्च पेपर इन Q1 कैटेगरी। और Q1 में आपको पता है फिर आजकल कितनी इम्पोर्टेंस है। दिस इज माई आर्टिकल, एडवांसिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इसके अंदर भी मैंने, आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें, एक मिनट, इस तरीके के रिसर्च प्रोस्पेक्ट्स दिए हैं हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से, ठीक है। थोड़ा खुलने में दिक्कत, इज इट विजिबल? यस, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया मैंने। द फ्रेमवर्क also I have created. Actually, this is XLR based, but similarly we can write other also. बहुत बड़ा है तरह से। सी द फ्रेमवर्क, ठीक है। चलिए, सो with this we can go now. Thank you and stay blessed.
हमेशा नंबर ऑफ ऑथर डिपेंड करता है, एक बंदे भी पब्लिश करा सकते हैं, 2 भी करा सकते हैं, ठीक है? 4 भी करा सकते हैं, उसमें क्या है? अगर आप पीएचडी में करा रहे हो, पीएचडी में काउंट करने के लिए तो आप खुद और आपके गाइड जितने हैं बस वही होने चाहिए। अ, या उनसे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि हाँ, उनका सच्ची में इनपुट है इसमें, तो हो सकते हैं, ठीक है? सो ये तो मेरे गाइड हैं, ये तो उनके हिसाब से आप देख सकते हो, वी हैव रिटन दिस। फर्स्ट ऑथर आपको होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर भी आप ही होंगे अगर आप ये पीएचडी के थीसिस में लगाना चाहते हो तो। बाकी अदरवाइज जो बाकी एपीआई स्कोर की बात रही उसमें फर्स्ट ऑथर, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर एंड सेकंड ऑथर की भी इंपॉर्टेंस होती है, तो इन तीनों की इंपॉर्टेंस होती है। बट अगर ये पीएचडी में काउंट करवाना है और ड्यूरिंग द पीएचडी लिखा होना चाहिए, आपका और आपके गाइड का नाम उसमें जरूर होना चाहिए, और आप फर्स्ट ऑथर और कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर दोनों होने चाहिए, ये पीएचडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा जितने मर्जी बाकी लिखो, एपीआई स्कोर में काउंट तो होंगे ही, ठीक है? ओके, थैंक यू।